हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। सो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं एक फूड इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में। जी हाँ, फूड इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में। और ये इंडस्ट्रीज ऐसी है, जैसा कि आप लोग जानते हो, कि ये कभी डूब नहीं सकती, ऐसी इंडस्ट्रीज है। पर कंपटीशन इसमें बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ हैं। बट द थिंग इज कि हम इसे देखेंगे कि ये उस कंपटीशन में कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसकी कंपनी की ग्रोथ, इसके फंडामेंटल्स, इसका बिजनेस मॉडल, हम लोग सारी चीजें इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इसे एंड में देखेंगे ये चार्ट पे खरीदने लायक है कि नहीं है, सब चीज देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हम लोग एडीएफ फूड की बात करने वाले हैं। एडीएफ फूड एक ब्रांड है, ठीक है, जिसके अंदर काफी सारी सब्सिडरी, मतलब सब कैटेगरीज आती हैं, जो कि अशोका ब्रांड के नाम से चलता है, सोल ब्रांड के नाम से चलता है, नेट्स के नाम से, पीएनजी, एरोप्लेन एंड कैमल। ठीक है, ये सारी इन ब्रांड की कंपनी ये अलग अलग जगह प्रेजेंस रखती है, तो वहां पे इन नामों से ये ब्रांड अपना सामान बेचता है। ठीक है, ये बनाता क्या है? तो ये बनाता है आपको, ये क्या कहते हैं कि इसमें मतलब कि जो पिकल्स होते हैं, अचार, वो बनाती है ये कंपनियां। जो फ्रोजन फूड्स होते हैं वो बनाती है। रेडी टू ईट फूड्स जो होता है वो सारी चीजें ये कंपनियां बनाती है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये पिकल्स इन ऑलिव ऑयल, जैसा कि आप ये देख सकते हो, पिकल्स ऑलिव ऑयल में पिकल्स बनाती है, सिंपल सा अचार बनाती है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट बनाती है। और ऐसे ही काफी सारे प्रोडक्ट्स ये बनाती है कंपनियां। बस जहां जहां ये काम करती है वहां वहां पे उनके ब्रांड के अलग अलग नेम है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मैंगो चटनी, ठीक है, मैंगो पल्प एंड स्लाइसेस, एंड ये चटनी विद ऑलिव ऑयल। ठीक है, ये सारी ब्रांड है, तंदूरी रेंज, और ये फ्रोजन फूड स्नैक्स। तो जैसा मैंने ये बताया आपको, ये सारी चीजें ये प्रोडक्ट बनाते हैं, रेडी टू ईट और स्नैक्स टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। कंपनी काफी अच्छी है, इस बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा है, कंपनी का ग्रोथ भी काफी अच्छी है। तो चलिए इसकी देखते हैं ये ग्लोबली प्रेजेंस क्या है इस स्टॉक की। तो हम इसके ग्लोबल प्रेजेंस देखेंगे, फिर बाद में देखते हैं ये कंपनी कहाँ कहाँ क्या काम करती है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कंपनी इंडिया में है, ठीक है, एशिया में है, ठीक है, मिडिल ईस्ट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में है कंपनी, साउथ अफ्रीका में है कंपनी का प्रेजेंस, यूरोप में है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में भी है। सॉरी, नॉर्थ अमेरिका एंड नीचे आई होप कि ये वही क्यूबा उबा के पास है। नहीं, क्यूबा यहाँ हो सकता है, पर यहाँ पे नाम नहीं दिया, तो नॉर्थ अमेरिका हम कंसिडर ऐसे कर सकते हैं। 52 कंट्रीज में इसके टोटल प्रेजेंस है। 180 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इस कंपनी के। तो मतलब कंपनी ग्लोबली काफी डाइवर्सिफाइड है, मतलब काफी जगह फैली हुई है कंपनी। तो ये अच्छी बात होती है। चलिए देखते हैं कंपनी का, मतलब बिजनेस तो फैला हुआ है, अब कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं इस पर बात करते हैं। तो हम बेसिकली अपने मेन साइट स्क्रीनर.इन पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से हम पता करेंगे कंपनी का फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो कंपनी एडीएफ फूड है, जैसा कि आपको मैंने बताया है। देखिए, कंपनी का नाम है एडीएफ फूड, ठीक है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1200 करोड़, मतलब एक माइक्रो कैप कंपनी है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, हाँ, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। जैसे कि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप एंड लार्ज कैप होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि ये कैपिटलाइजेशन होते हैं, मार्केट कैपिटल होते हैं। तो अगर आप लार्ज कैप स्टॉक चुनते हो तो उसमें सेफ्टी मार्जिन ज्यादा होता है। मिड कैप चुनते हो तो उसमें सेफ्टी मार्जिन कम हो जाता है, स्मॉल कैप में और कम हो जाता है, माइक्रो कैप में तो बहुत कम हो जाता है। पर यहाँ पे अपोजिट काम करता है, मतलब माइक्रो कैप रिस्क एंड रिवॉर्ड, अगर ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा रिवॉर्ड है। ठीक है, ये कंपनी यहाँ से 3 गुना 4 गुना भी हो जाएगी, क्योंकि माइक्रो कैप का ऐसे ही चलता है। स्मॉल कैप उस माइक्रो कैप से थोड़ा सा कम रिस्क है, ठीक है, बट रिवॉर्ड भी थोड़ा सा कम ही है। लार्ज कैप में कम रिस्क है तो कम रिटर्न भी है, तो मिड कैप ऐसे ही चलता है। तो ये माइक्रो कैप कंपनी है, तो मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल सकती है फ्यूचर में। ठीक है, यहाँ पे करंट प्राइस कंपनी का कितना चल रहा है? 605 रुपए चल रहा है। 50 वीक हाइट 680 का है, 52 वीक लो जो है 123 का है। ठीक है, स्टॉक पी कंपनी का 26 का चल रहा है, मतलब स्टॉक पी रीजनेबल चल रहा है एज कंपैरिजन टू एफएमसीजी बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बुक वैल्यू कंपनी की जो है 113 की है, डिविडेंड यील्ड 0.5 की चल रही है, आरओसी जो है कंपनी का 28 का है, और आरओई जो है कंपनी का ऑलमोस्ट 23 का है। फेस वैल्यू 10 की है, मतलब कंपनी का अभी डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि स्प्लिट नहीं हुई है कंपनी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं, कंपनी के पीयर कंपैरिजन में देखते हैं कंपनी अकॉर्डिंगली सस्ती है या महंगी है। तो यहाँ पे जैसे कि हम इसकी कंपैरिजन करते हैं कुछ कंपनियों से, तो ये फूड इंडस्ट्रीज है, मतलब एफएमसीजी सेक्टर है ये। ठीक है, अब एफएमसीजी सेक्टर का वरुण बेवरेजेस जो आपकी पेप्सी बनाती है उसका पी 117 का है, कंपनी हमारी एडिया फूड का पी कितना है? 26 का है। बाकी इन सबसे कंपैरिजन कर लीजिए। एक केआरबीएल जो राइस है, राइस एक अलग ब्रांड हो गया, ठीक है, क्योंकि वो तो एज अ रॉ ब्रांड में आ गया, तो उसका हम लोग पी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसका पी दावत राइस के साथ कंसीडर होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखा है। अब आरओसी देख लीजिए, इस कंपनी का आरओसी 28 का है, ठीक है, और बाकी कंपनी का आरओसी देखिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये काफी अच्छा, एक टेस्टी बाइट है, पर इसका पी काफी महंगा है। तो ये कंपनी काफी अभी भी रीजनेबल रेट पे मिल रही है, माइक्रो कैप कंपनी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है। लोग सोचेंगे यहाँ से ये कंपनी ऑल टाइम हाई चल रही है, महंगी होगी, नहीं भाई, यहाँ से ये कंपनी 4 से 5 गुना हो जाएगी, तो भी ये कंपनी महंगी नहीं होगी। ये तब हम डिसाइड करेंगे, इसके फंडामेंटल्स पे आते हैं, तब आपको आगे की स्टोरी पता चलेगी इस कंपनी की। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं, इसके फाइनेंशियल्स पे बात करते हैं। तो हम क्वार्टरली नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट एनुअली फाइनेंशियल्स पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए, हम एनुअल्स पे आ गए हैं। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही थी, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हुई थोड़ी,
ठीक है, 2017-18 में, एंड देन 2019 में बढ़ी, 2020 में बढ़ी और 2021 में बढ़ ही चुकी है, 318 करोड़ की सेल्स हुई है। ठीक है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो यही मेन फैक्टर है जो कंपनी को एक वैल्यूएशन देता है मार्केट में, एक हायर वैल्यूएशन। क्यों? कंपनी को कितना पैसा आ रहा है सामान बेच के, ये यहां से कंसीडर किया जाता है कि कंपनी कितना कमा रही है। मान लीजिए अगर कोई सामान है, मैंने 10 रुपए का सामान है, ठीक है, मैंने उसे बनाया 6 रुपए में और मैंने उसे 10 रुपए में बेच दिया, तो कंपनी को 4 रुपए का मुनाफा होता है, वो कंपनी की जेब में आता है, उससे कंपनी की वैल्यूएशन तय की जाती है, ना ही कि इससे कि कंपनी ने कितने का सामान बेच दिया। ओके, चलिए हम देखते हैं कि इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे चल रहा है। तो 9, 11, फिर 10 का हुआ, फिर 13 का हुआ, 15 का, अभी 16 का चल रहा है। मतलब कि एक माइक्रो कैप कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रो कर रही है, ये यहाँ पे कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी में देखिए, 7 करोड़ से 15 करोड़, 15 से 18, 18 से 25, 25 से 43, 43 से 46, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो हो रही है। अब समझ रहे होगे आपकी कंपनी इतनी ऊपर क्यों चल रही है, ऑल टाइम हाई के आसपास। अभी भी कंपनी सस्ती है पी के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हो पी में कंपनी अभी भी सस्ती मिल रही है। चलिए हम आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कंपनी का, एक सेकेंड, कंपनी के रिजर्व की बात करते हैं, कंपनी बैलेंस शीट की बात करते हैं बेसिकली। ठीक है, कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आप ये देखिए कंपनी का इक्विटी डायलूशन नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब कि अभी इस क्वार्टर में कंपनी का रिजर्व देखिए, लगातार कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, एंड बोरिंग कंपनी की एक बार जीरो हो गई थी, फिर कंपनी ने 23 करोड़ का उधार किया था, फिर अभी 13 करोड़ का कर दिया है, उसे भी कम कर दिया है। मतलब कंपनी के रिजर्व के अकॉर्डिंग कंपनी की बोरिंग कुछ नहीं है, तो एज आप जीरो डेप्ट कंपनी मान सकते हो। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे कंपनी का, तो कंपनी के कैश फ्लो भी देख लेते हैं। तो कंपनी का अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे तो कैश फ्लो कंपनी का 6 का है, मतलब मार्च 2020 में कंपनी के पास कैश फ्लो पॉजिटिव में था, अच्छी बात है। अब ये देखिए मेन होल्डिंग, यहाँ पे प्रमोटर अपना स्टेक कम कर रहे हैं, 34 से 33, 33 से 31। वी डोंट नो प्रमोटर ने अपना स्टेक कम क्यों किया, शायद उन्हें कुछ रिक्वायरमेंट हो पैसों की, क्या पता उन्होंने बेचा हो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। होते हैं छोटी मोटी कंपनियां रहती हैं, तो प्रमोटर जो कमजोर दिल के होते हैं, मतलब कि जिन्हें थोड़ा बहुत डाउट होता है, वो निकलते हैं, तो ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ड्रॉप नहीं आया इन कंपैरिजन, तो आप देखोगे थोड़ा मोटा ड्रॉप आया। ठीक है, पर हाँ दूसरी चीज देखने वाली बात है, एफआईज के पास इसमें कुछ स्टेक नहीं था सितंबर 2020 तक, 10% का स्टेक एफआईज ने यहाँ पे बढ़ा लिया। मतलब कुछ तो एफआईज को दिख रहा होगा, कुछ तो ग्लोबल प्रेजेंस है इनकी। ठीक है, कुछ तो एफआईज देख रहे होंगे यहाँ पे कि कुछ चल रहा है। 10% किसी भी कंपनी का स्टेक लेना काफी ह्यूज अमाउंट होता है, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो एफआईज किसी भी उल्टे सीधे स्टॉकों में पैसा नहीं डालते हैं, आपको ये चीज पता है, और मैं दिखाऊंगा अभी एफआईज ने कहाँ पे किस प्राइस पे उठाया आपको, ठीक है, इसी वीडियो में, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, डीआईज ने अपना स्टेक थोड़ा 3% से घटा के 2% किया है, और रिटेल इन्वेस्टर से माल तो अच्छा खासा अमाउंट में छीन ही ले गया। सिंपल सी बात है, जब एफआईज ने 10% का स्टेक लिया तो सबसे कुछ मार्केट से उठाया होगा, कुछ बल्क डील में उठाया होगा, तो ये चीज है। चलिए हम लोग कंपनी को अब उस पर चेक करते हैं, चार्ट पे चेक करते हैं कंपनी चार्ट पे कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, कंपनी का फंडामेंटल बहुत शानदार है, कंपनी अभी भी सस्ती है अकॉर्डिंग टू पी रेशियो, आप कंपनी को अभी भी देख सकते हो। ठीक है, कंपनी को चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंपनी अभी ऑल टाइम हाई की, ये वन डे चार्ट है कंपनी ने, यहाँ पे अगर आप एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको अच्छे से करके दिखाता हूँ। हाँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी ने ऑलरेडी गोल्डन क्रॉसओवर दे दिया है। ठीक है, कंपनी अपने 50 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रही है, और यहाँ पे कंपनी ने एक पैटर्न बनाया है इसका, अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे कंपनी, एक सेकेंड, ये कंपनी का रेजिस्टेंस था जो वहां से तोड़ते हुए आई है, एंड कंपनी ने आज इसका ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, अब एफआईज ने अपना स्टेक कहाँ पे बढ़ाया था, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए, ये चीज पहचानना बहुत जरूरी है कि कैसे फेक ब्रेकआउट आता है, कैसे ओरिजिनल ब्रेकआउट आता है। ये देख रहे हो आप वॉल्यूम, ये एफआईज की खरीदारी है दिसंबर के महीने में, और ये देखिए कंपनी ने, मतलब एफआईज ने ऑलमोस्ट 560 570 के आसपास स्टॉक उठाया है, 500 से 600 के बीच में एफआईज ने माल भरा है, और 638 रुपए स्टॉक चल रहा है। और एफआईज को आप जानते हैं कोई 100-200 रुपए के लिए नहीं निकालते, 1200 की कंपनी है। कंपनी को आप मार्केट कैपिटलाइजेशन से देखना चालू करिए, ना कि उसके प्राइस से। प्राइस, अगर कंपनी का प्राइस 12,000 रुपए का और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ की है, तो वो कंपनी 12 से 1000 से 12 लाख की भी हो सकती है। रीजन बेसिक से है, क्योंकि मार्केट कैप कंपनी का बहुत छोटा है, कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। अब रिलायंस की कम, अगर रिलायंस का प्राइस है आपका, क्या कहते हैं, अगर रिलायंस 12 रुपए का प्राइस है और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 लाख करोड़ की है, तो वो 12 रुपए का प्राइस 14 होने में, समझ रहे हो ना कितना हो जाएगा। पर एक 300 करोड़ की मार्केट कैप, मतलब कोई भी इन्वेस्टर आएगा 300 रुपए डालेगा, 300 करोड़ डालेगा, विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला, इनके कितने करोड़ों, हजार करोड़ों के इन्वेस्टमेंट, ये चाहे कंपनी को एक सेकंड में खरीद लें, तो सोचिए इस कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी हो जाती है एक माइक्रो कैप कंपनी को बढ़ने में। तो कोई भी अगर कंपनी चुननी है तो उससे मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग देखा करिए, ये नहीं देखा करिए कि ये पैनी स्टॉक है क्या है। अगर पैनी स्टॉक का सही मायना अगर आपको दिमाग में रखना है, तो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग पैनी स्टॉक चुनना चालू कर दीजिए, ना कि उसके प्राइस के अकॉर्डिंग। कोई कंपनी 3-4 रुपए की मिल रही है तो उसे भूल जाइए कि वो पैनी स्टॉक है। कोई कंपनी अगर 300 करोड़ की मिल रही है ना, तो समझ जाइए वो पैनी स्टॉक है। अगर आपने ये रूल समझ लिया
दिया ना, रिस्क लेना है तो पेनी स्टॉक में नहीं लेना है, अच्छी फंडामेंटल कंपनी माइक्रो कैप वाले स्टॉक में लेना है। अगर आपने इस बात को समझ गया तो आपका कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने रिस्क ही लिया है ना पेनी स्टॉक में। तो रिस्क लेना है तो माइक्रो कैप गुड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में लीजिए, चांसेस 100% तक बढ़ जाएंगे आपके प्रॉफिटेबिलिटी में। होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। तो चलिए कंपनी के हम मंथली चार्ट पे भी देख लेते हैं, कंपनी मंथली चार्ट पे कैसा है। एफआई ने वहां पे बाइंग कर लिया, मंथली चार्ट पे भी कंपनी एक बुलिश ट्रेंड में दिख रही है। इसने देखिए कहा था ना, इसने एक हैमर बनाया और ये हैमर कोई नॉर्मल हैमर नहीं है, इट्स अ बुलिश हैमर। ये ऊपर साइड का हैमर है, इट्स नॉट इन्वर्टिंग हैमर, ठीक है। ये बुलिश हैमर मतलब कि ये बुलिश का साइन दिखा रहा है, इसके ऊपर जाने के चांसेस और ज्यादा हैं, ठीक है। अच्छी खासी वॉल्यूम में बाइंग हुई है, तो अभी भी अच्छा खासा मौका है इस कंपनी में, आप चाहो तो बाई कर सकते हो। करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पैसा आपका है, खरीदना आपको है, ठीक है। तो रिस्क कैपेसिटी आपकी जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग खरीदिएगा। माइक्रो कैप है तो थोड़ा बहुत नजर रखनी पड़ेगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं ऐसी फंडामेंटल न्यूज एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट एनालिसिस की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।